हेलो फ्रेंड्स। तो अब बात करते हैं बाकी मार्केट की, निफ्टी के अलावा। तो पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कोटक महिंद्रा बैंक की, पेपर सेक्टर की, कि पेपर वाला जो सेक्टर है वो कैसा लग रहा है निफ्टी की। और यहाँ पर जो बहुत सारे व्यूअर्स हैं वो सवाल करेंगे, सर पेपर स्टॉक्स अचानक कैसे आ गए। देखिएगा पिछले क्वार्टर की जब रिजल्ट्स आए ना पेपर स्टॉक्स के, तो मोस्टली जो है ये एक रुख था कि पेपर सेक्टर के जो रिजल्ट है वो काफ़ी ख़राब आएंगे, लेकिन वो आए नहीं। तो इसका मतलब है कि उसकी जो साइकिल है वो ख़राब नहीं हुई है पेपर की, क्योंकि साइक्लिकल बिजनेस है। तो मुझे लगता है कि वो साइकिल ख़राब नहीं हुई है, तो बाज़ार ने उसको एक तरीके से डाउनग्रेड कर दिया था, तो बाज़ार अब उसको सही वैल्यूशंस पर लेके आने की कोशिश करेगी। अब ये थी बात, क्योंकि मुझे जो है लगा ये कि शायद ये आप कमेंट करेंगे, तो उसका जवाब मैंने आपको पहले ही दे दिया है। तो अब अगर हम बात करें कि भाई एनएससी के एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत बेहतरीन है, माय डियर देखिएगा जिस तरीके से बाजार चल रहा है, जिस तरीके से बाजार चल रहा है, बाजार में स्मॉल कैप मिड कैप में जो मोमेंटम बना हुआ है वो मोमेंटम अभी जारी रह सकता है। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि उस मोमेंटम में आप पैसे बनाकर निकलोगे, क्योंकि बात यह है कि लालच ऐसी चीज़ है कि जो आपको निकलने नहीं देगी। आप एक शेयर बेचेंगे, दूसरा खरीद लेंगे, दूसरा बेचेंगे, तीसरा खरीद लेंगे। और यहाँ पर जो डिसिप्लिन है बाजार, वो उस डिसिप्लिन को ख़राब कराएगा। तो मैं बस यही कहूँगा, तेज़ी को एंजॉय करते रहिए, बस स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए अपने। अदरवाइज़ जब भी कभी बाजार में रिवर्सल आएगा तो आप ये कहेंगे कि यार भाव तो हमने देखे बट प्रॉफिट नहीं लेके आए घर पे, या प्रॉफिट ले आए तो दोबारा से हमने एंट्री कर ली और फिर दोबारा से हमने खाली ब्रोकरेज ही ज़्यादा दी, प्रॉफिट ज़्यादा नहीं लिया। तो अब अगर हम बात करें तो एडवांस डिक्लाइन बढ़ गया। अब देखिएगा जो कंसोलिडेशन हो रहा था स्मॉल कैप के बाद, अगर हम किसी दूसरे सेक्टर में बात करें तो जो सरकारी कंपनियां हैं, कोल इंडिया, ओएनजीसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इस तरीके की कंपनियां पिछले 2-3 साल में रिटर्न दे ही नहीं रही, कंसोलिडेशन हो रहा था। इस तरीके की कंपनियां जनरली जब बाजार के अंदर कोई थीम नहीं बचती है तो ये चलते हैं। आज रेलवे स्टॉक्स में भी काफ़ी दम था, सीमेंट स्टॉक्स भी अच्छे चल रहे थे, और टाटा स्टील जैसी कंपनी और साथ में जो बाकी मेटल पैक है वो भी अच्छा कर रहा था। तो आज कोल इंडिया, विप्रो, एचसीएल टेक, अल्ट्राटेक, टाटा स्टील, हिंडाल्को, टेक महिंद्रा सब अच्छा कर रहे थे। लेकिन जो बाजार की मेन थीम है जिसका इंडेक्स में हैवी वेट है, फाइनेंशियल्स, वो साइड लाइन थे। महिंद्रा एंड महिंद्रा, नेस्ले, एक्सिस बैंक, आईटीसी, एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस, सिप्ला, टाइटन, बजाज ऑटो, ये सब कमजोरी में काम कर रहे थे, इंक्लूडिंग कोटक महिंद्रा बैंक। खाली कोटक महिंद्रा बैंक में खाली 0.5% की कमजोरी थी। निफ्टी बैंक मात्र 142 पॉइंट चला है। अब निफ्टी बैंक अगर हम बात करें तो इससे पिछले हफ्ते में भी 44,800 आने की अटेम्प्ट किया था। मुझे लगता है इस बार फिर भी कर सकता है, कल भी कर सकता है, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। अगर बाजार 44,800 की तरफ जाता है तो वो एक रेजिस्टेंस होएगा, और वहां पर मुझे लगता है कि एक सेलिंग आएगी। और नीचे की तरफ अगर बाजार 44,200 और 300 की तरफ जाएगा तो वहां पर एक अच्छी बाइंग आएगी। तो सेम व्यू हमारा जैसा कल था, यानी कि जो हमारा वीकली जो एनालिसिस में था कि नीचे एक बाइंग, ऊपर एक सेलिंग। नीचे अगर बाजार जाता भी है तो नीचे मल्टीपल सपोर्ट एरियाज है, 44,000 पे, 43,900 पे, 800 पे, मतलब ये पूरा 600, 700, 800 पॉइंट की एक मजबूत दीवार है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर जब भी जाएगा तो बाजार एक झटके में नीचे नहीं जाने वाला, तो बार बार पुल बैक करता रहेगा। और ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर एक रेजिस्टेंस वाली दीवार है, तो 44,800 के आसपास से लेके अगर आप 45,100, 200 तक जाएंगे तो ये भी एक सेलिंग वाली दीवार है। तो मुझे लगता है कि अभी भी एक रेंज बाउंड नीचे आए बाइंग, ऊपर जाए सेलिंग, और ट्रेडर्स मार्केट ज़्यादा रहने वाली है। और जो ऑप्शन सेलर्स हैं शायद उनको थोड़ा सा ज़्यादा जो है मुझे लगता है फेवरेबल हो सकती है, बट इंडिया विक्स काम नहीं कर रही है अभी। इंडिया विक्स 10 पे के आसपास आ गई है, तो ऑप्शन सेलर भी कुछ ज़्यादा नहीं कमा सकता। लेकिन ऑप्शन सेलर अगर दूर दूर बेचें, मतलब स्टार्डल ना बेचकर स्ट्रेंगल बेच रहे होंगे, तो वो शायद अच्छा पैसा बना लेंगे। अब एनएससी बैंक के अंदर अगर हम बात करें भाई निफ्टी बैंक में क्या होगा, तो निफ्टी बैंक के अंदर
देखिएगा एक एम टाइप का पैटर्न बन चुका है लगभग। अब बाजार यहाँ साइडवेज चल रहा है और मुझे लगता है अभी ये साइडवेज ही चलेगा। जो मैंने भी आपके साथ चर्चा की, कल का भी हमारा सेम रुख है। दोपहर 2:30 बजे के बाद एक वन साइडेड मूव आ जाता है। ऊपर होता है तो बाजार नीचे की तरफ, और नीचे होता है तो ऊपर की तरफ आने की पूरी संभावना रहेगी। और कल फाइनेंशियल निफ्टी की भी एक्सपायरी है। HDFC बैंक, SBI, IDFC फर्स्ट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और PNB ये सब तेजी में थे। एक्सिस, कोटक, ICI, AU स्मॉल और फेडरल बैंक ये सब जो है गिरावट में थे। देखिएगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक मुझे पर्सनली ओवर वैल्यूड लगता है पिछले क्वार्टर रिजल्ट देखने के बाद, और उससे पहले के भी जो रिजल्ट देखे तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिटिल बिट ओवर वैल्यूड है अगर पूरे बैंकिंग स्पेस में आप देखेंगे तो। और जहां पर वैल्यू मुझे लग रही है वो मैंने आपके साथ चर्चा कर ही ली है पिछली वीडियो में। अगर हम बात करें भाई आज तेजी कहाँ थी, IDFC फर्स्ट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI और HDFC बैंक। कमजोरी कहाँ थी, AU स्मॉल फाइनेंस, एक्सिस, फेडरल और कोटक। आज FIs ने क्या किया, FIIs ने भाई साहब आज फिर सेलिंग कर दी कैश मार्केट में। और FIIs ये जो कैश मार्केट की सेलिंग कर रहे हैं इससे एक संकेत मिलता है। देखिएगा मेरा जो व्यू है ना अभी ये 10 दिन के लिए है, यानी कि अभी जो G20 की मीटिंग होनी है उसको हो जाने दीजिए, उसके बाद हो सकता है 2-4 दिन बाजार और ऊपर जाए। बट मेरा व्यू महीने के एंड तक तेज नहीं है, क्योंकि अभी कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि सरकार ने एक विशेष सत्र बुलाया है संसद का, और क्योंकि अभी तो संसद पीछे 15-20 दिन पहले तो सत्र कंप्लीट हुआ था, तो यहाँ पर जहाँ तक हमें संकेत मिल रहा है कि गवर्नमेंट कुछ एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर सकती है जो करप्शन से लड़ने के लिए, जो ED के अभी जो वर्तमान में जो चीफ है उनको अपॉइंट किया जाए, और शायद वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा हो जो CBI, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, NIA जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर एक हेड हो। जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वैसे ही कोई चीफ ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ जो है कोई पोस्ट बन सकती है, एक ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है जो इन सब को कंट्रोल करे, और करप्शंस के लिए शायद गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव ले सकती है। तो इसके लिए अगर वो कोई बिल वगैरह आता है तो उसकी संभावना हो सकती है। इसके अलावा ये भी जो है बाजारों में सुगबुगाहट है कि जो लेडीज़ हैं, महिलाओं के लिए कोई एक बढ़िया आरक्षण जो है लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में इन सीटों पर इलेक्शन लड़ने के लिए सीटें रिजर्व की जा सकती हैं। इस बात की भी एक अच्छी संभावना है। इसके अलावा कुछ और ऐसे मुद्दे हैं जिनसे जो ऐसी चीज़ें हैं अगर वो कांग्रेस उसका विरोध करती है, जैसे कि पूरे इंडिया में एक साथ इलेक्शन कराने की बात हो, विधानसभा या लोकसभा, फिर वहाँ पे सरकार ये दलील देगी कि भाई 70,000 करोड़ के आसपास का खर्चा बच जाएगा। और अगर कांग्रेस या जो यूपी है जो आज की डेट में इंडिया बन गई है, अगर विरोध करती है तो बीजेपी गवर्नमेंट लोगों के सामने ये कह सके कि भाई देखो ये तो 70,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च करवाना चाहते हैं, और जो फेडरल सिस्टम है उसके हिसाब से अगर हम खर्चा बचाएं और दोनों सरकारें एक साथ चुनी जाए तो उसमें क्या गुरेज है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं, बट कुछ बड़ा होने वाला है। और इसके अलावा देखिएगा जिस तरीके से सत्र बुलाया गया है और विपक्ष के कुछ लीडर्स जिसमें ममता बनर्जी और जो है नीतीश कुमार जी क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सरकार शायद जल्दी इलेक्शन करा सकती है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हो सकता है, क्योंकि जो विशेष सत्र बुलाया गया है वो केवल कामकाज के लिए जो है निपटाने के लिए बुलाया गया है, या उसके आगे कहीं जो है प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं। और हो सकता है कि ये सत्र खत्म होते के साथ सरकार कोई अनाउंसमेंट कर दे। और क्योंकि सरकार जिस बिल की बात कर रही है, बिल में क्या बात कर रही है, बिल में ये बात कर रही है कि पूरे इंडिया का जो इलेक्शन है वो एक साथ कराया जाए। तो अगर ऐसी चीज़ है तो उसकी कहीं ना कहीं आपको दिशा निर्देश अपने जो बिल में आप देना चाह रहे हो तो वो आपको अपने कंडक्ट से, यानी कि अपने आचरण से भी बताने की जरूरत पड़ सकती है। और उसकी संभावना ये है कि नवंबर दिसंबर के आसपास आप ये अनाउंस कर दें, क्योंकि सितंबर के बाद आप डिसॉल्व कर दें लोकसभा को और कहें कि जी इलेक्शन कमीशन को बोलें कि भाई आप जो है स्टेट के जो 5 स्टेट के इलेक्शन है उनके साथ आप जो है इसका भी इलेक्शन कराओ। तो फिर एक मजबूत आधार भी बनेगा। देखिएगा हमने अपनी सरकार को सेक्रीफाइस कर दिया उस चीज़ के लिए कि भाई एक साथ इलेक्शन होनी चाहिए, सरकार का खर्चा घटे। और उसमें एक और बेनिफिट जो है
आज की डेट में बीजेपी गवर्नमेंट को हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो मोदी जी जो है स्टार कैंपेनर रहते हैं बीजेपी के, तो वो पहले 5 स्टेट के लिए कैंपेन करें, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग से लोकसभा के लिए कैंपेन करें, तो उसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। तो वो भी मुझे लगता है उसकी भी अच्छी संभावना है। और एक सबसे खास बात यह कि जहाँ पर बीजेपी की सरकार बनने की संभावना कम है, जिन स्टेट्स में, या दोबारा से कांग्रेस आने की संभावना है, वहाँ पर भी एक चीज़ हो सकती है कि अगर एक माहौल लोकसभा के लिए बने तो डिस्क्रिमिनेशन करना जो है वोटर के लिए थोड़ा सा जो है सही ना रहे। क्योंकि देखिएगा जो बीजेपी गवर्नमेंट लोकसभा में तो शायद अच्छा कर सकती है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वहाँ पर शायद थोड़ा ख़राब प्रदर्शन करे। तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि अगर प्रचार एक साथ किया जाए तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जब कोई लोकसभा में बीजेपी को वोट दे रहा तो बीजेपी ये समझती है कि वो जो विधानसभा है यानी कि जो स्टेट की इलेक्शन है उसमें भी कम से कम हमें 50% बेनिफिट हो जाए। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर किसी एक जगह कांग्रेस को वोट दे रहा है, दूसरी जगह बीजेपी को वोट दे रहा है, तो वो थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट ना करे, यार मुझे चलो मोदी को चुनना है प्रधानमंत्री, तो वो हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट को भी बेनिफिट पहुंचा दे। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो अभी इस महीने में पूरा एक्शन आपको पॉलिटिकल की तरफ से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो पॉलिटिकली आपको इस तरीके के जो आने वाले घटनाक्रम है वो देखने के लिए मिल सकते हैं, जिसका हमारे शेयर बाजार पर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ने की संभावना है। तो ये बात जो है ध्यान रखिएगा। और मुझे लगता है कि 15 तारीख, क्योंकि 18 तारीख के आसपास सेशन है, तो 15-16 तारीख के बाद इंडिया के बाजार में दोबारा से एक भयंकर वोलेटिलिटी आपको लौटती हुई नजर आएगी। और एफआईआईज को शायद कुछ ऐसी चीज़ों का आभास है जो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि लगातार एफआईआईज कैश मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा एक और जो बात मैं आपके साथ करना चाहूँगा वो ये कि आज तकरीबन 1.5% के आसपास जो चाइना के सभी बाज़ारों में आज मजबूती थी। और चाइना के बाज़ारों में पैसा अगर जाना शुरू हो रहा है तो हो सकता है, क्योंकि चाइना के बाज़ारों में एफआईआईज ने काफ़ी पैसा निकाला है, तो वो दोबारा से चाइना के अगर बाज़ारों में पार्क होता है तो फिर इंडिया के बाज़ारों में थोड़ी सी सेलिंग आपको और देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन जो डीआईआईज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं या जो म्यूचुअल फंड्स हैं, इनके पास भी तकरीबन 1 लाख करोड़ के आसपास का कैश इन हैंड है। तो डीआईआईज भी बाइंग में काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं। बट इन दोनों पहलुओं के बीच में आपने अपना नज़रिया जो है बनाना है। उसके बाद देखिएगा एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में कवरिंग की, इसके अलावा ऑप्शंस भी खरीदी। अब ऑप्शंस में क्या है, परसों ये ऑप्शंस बेच के गए थे, तो इसका मतलब बाजार नीचे था, पुट बेची, आज बाजार ऊपर आ गया, पुट के भाव कम है तो वो वापसी खरीद ली। इसके अलावा जो है तो दोनों तरीके की पोजीशंस हैं, तो हो सकता है कि कुछ कॉल्स भी खरीद के गए होंगे, कुछ और फर्दर पुट भी खरीदी होंगी, क्योंकि जो दूर की होगी वो साथ में नज़दीक में लेके आए होंगे। तो एक ऐसा दायरा है कि बहुत बड़ी बाइंग तो नहीं है, अगर बड़ी बाइंग नहीं है तो बहुत बड़ी जो है चाल आने की संभावना नहीं रहती है। तो एक रेंज बाउंड ट्रेड ऑप्शंस के डेटा भी बता रहे हैं। उसके बाद स्टॉक फ्यूचर्स में अपने जो स्टॉक्स हैं उसमें ये तेजी बना रहे, एक तरीके से हेजिंग कर रहे हैं, और स्टॉक ऑप्शंस में लगातार सेलिंग बनी हुई है। पुट कॉल रेशो 1.31 पर आ गई है निफ्टी की। जैसे ये 1.4 के ऊपर जाती है बाजार एक ओवरबोट टेरिटरी में मान लिया जाता है, और वहाँ से अक्सर हमें एक अच्छी खासी सेलिंग देखने के लिए मिलती है। तो उस केस में जो पुट राइटर्स उनको ट्रैप कर लेता है बाजार। तो मुझे इससे भी ज़्यादा अपसाइड नहीं नज़र आ रही। हालांकि देखिएगा अभी क्योंकि जो मोमेंट है वो अपसाइड वाला है, तो मुझे अपसाइड में सेलिंग लग रही है कि पहले अप जाए, ऊपर तेजी हो और तेजी के बाद सेलिंग आए, और नीचे आएगा तो देखिएगा मैं आपको बोल रहा हूँ बाइंग। निफ्टी बैंक में फिर भी जो है निफ्टी तो थोड़ा सा ओवरबोट नजर आएगा, लेकिन निफ्टी बैंक बिल्कुल फ्लैट है। दोनों साइड के दायरे यहाँ पे पुट कॉल रेशियो में बनते हुए नजर आ सकते हैं। डाउ जोन्स आज बंद है, लेबर डे की छुट्टी है यूएस के बाजारों में। ब्रेंट क्रूड देखिएगा, एक और चिंता का कारण मैं आपके साथ बता दूं कि $89 के आसपास आ रहा है। तो जो इंडिया के अंदर जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो जो है आपको ईज होता हुआ नजर नहीं आएगा अगर ब्रेंट क्रूड के भाव ऊपर की तरफ बने रहते हैं। तो इस पे एक आपको ध्यान रखना है। और देखिएगा आज क्या हुआ कि आज डॉलर और रुपये की इक्वेशन देखते
तो रुपीस और डॉलर की प्राइस में आज काफ़ी अच्छी वोलेटिलिटी थी, और रुपी ने जो पिछले हफ्ते भी तेजी दिखाई और जो मतलब उसने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, वो आज जो है वोलेटिलिटी में आ रही थी, और हो सकता है कि दोबारा से आपको रुपए में कमजोरी 1 या 2 दिन में देखने के लिए मिल सकती है, अगर FIIs की कंटिन्यू सेलिंग होती है तो, और ब्रेड क्रूड के प्राइस ऊपर की तरफ टिके रहते हैं तो, अगर दोनों रीजंस होते हैं तो। आज ऑप्शन चेन के डेटा में अगर हम बात करें तो निफ्टी के अंदर आज ऑप्शंस के अंदर पुट राइटर्स बड़े जबरदस्त तरीके से एक्टिव थे, और पुट राइटर ने 19,500 की पुट में एक अच्छा बिल्डअप बना लिया, जो कि एक बेस की तरफ इशारा कर रहा है। वहीं 19,600 या 19,700 की जो कॉल्स हैं वहाँ पर ज़्यादा राइटिंग थी नहीं, बट ओपन इंटरेस्ट 1,47,000 का 19,600 और 700 में भी है, और 19,500 में 1,60,000 का है, और नीचे 19,400 में एक अच्छा बेस है। तो ऑप्शन चेन के डेटा भी आपको यही बयां कर रहे हैं कि एक ब्रॉडर रेंज 19,400 से 19,700 की, और नैरो रेंज 19,500 से 19,600 की देखने के लिए मिल सकती है। इसके बाद अगर हम निफ्टी बैंक में बात करें तो निफ्टी बैंक में अभी भी जो 44,500 है, इसी के इर्द गिर्द ओपन इंटरेस्ट बना हुआ। आज डेटा थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि जो डेटा है वो रिपीट हो रहे हैं, चेंज वाले भी और जो टोटल ओपन इंटरेस्ट भी है। तो चेंज वाली फिगर नहीं है, जो फिगर है ये ओपन इंटरेस्ट की है टोटल। तो 44,500 के आसपास जो है सारे जो है ऑप्शन चेन के डेटा बने हुए हैं, तो इसी के इर्द गिर्द जो है बाजार घूमता हुआ नजर आना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतने। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।